स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस मित्रपुरा में। नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। देखिए बाल अधिकार क्या है कि जो बालक है वो समाज एवं राष्ट्र का राष्ट्र की क्या है वो संपत्ति है, यानी कि बालक है जो आगे चल करके एक राष्ट्र और एक समाज की संपत्ति है। इसके लिए सरकार ने और समाज ने बच्चों के भविष्य को देखते हुए कई ऐसे कानून बनाए हैं जो उनके विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास सभी विकासों को अग्रसर रखते हैं या उसका ध्यान रखते हैं। अब आपको पता है जो समाज है, समाज में सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ उदंडी बच्चे भी होते हैं, कुछ संस्कारी बच्चे भी होते हैं। तो उनका जो मेन मुख्य कारण होता है वो आसपास का समाज और वातावरण होता है। जैसे वातावरण में बच्चा रहता है उसी के अनुसार वो सीख पाता है। उसी के साथ ही जो उसका व्यवहार है, उसकी शिक्षा है और उसका स्वास्थ्य है, ये सारी की सारी समाज की जिम्मेदारी होती है और राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है। अब इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्र है उसमें प्रगतिशील समाज में बालकों की सबसे बड़ी भूमिका होती है। अगर आज बालक को आप अच्छी तरीके के संस्कार दोगे तो आगे चल करके समाज के अंदर भी वो एक अच्छी भूमिका निभाएगा और समाज और राष्ट्र में अपना योगदान देने की वो पूरी कोशिश करेगा। और अगर आप उन बालकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करोगे तो आगे चल करके वही बालक समाज में अपनी भूमिका नहीं निभा पाएंगे, साथ ही वो अनपढ़ रह जाएंगे और जो अपनी जो आर्थिक स्थिति है वो भविष्य में सुधार नहीं पाएंगे। तो इसके लिए बाल अधिकार क्या है इसके बारे में बताया गया है। देखिए बाल अधिकार जो है वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है जो 2005 के अनुसार बाल अधिकार और बालक बालिकाओं की समस्त अधिकार शामिल है, जो 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा पारित किया गया है, जिसको भारत राष्ट्र ने यानी संयुक्त राष्ट्र जिसने भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 में सहमति प्रदान की कि इन बालकों की अधिकारों की क्या होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। और इसी को देखते हुए बालकों के अधिकारों की रक्षा को देखते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि उनके सही तरीके से उनका देखभाल होना चाहिए और उनके सामाजिक स्तर पर उनका सही सुधार करना चाहिए। जिसके साथ ही 4 प्रकार के अधिकार बताए गए हैं। सबसे पहले आता है जीने का अधिकार। देखिए जीने का जो अधिकार है वो बच्चे का जन्म से पूर्व ही अधिकार प्राप्त हो जाता है। वो जब समाज में आता है अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी सभी प्रकार की जो जीने का अधिकार है वो उसको प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ उसको भोजन, वस्त्र, आवास इस प्रकार के अधिकार भी प्राप्त होना जरूरी है, जिससे वो अपना जीवन अच्छी तरीके से जी सके। फिर आता है विकास का अधिकार। विकास के अधिकार में उसकी भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास, इन तीनों विकास के माध्यम से ही उसकी अधिकारों की भागीदारी समाज निर्धारित करता है। और सरकार सभी बच्चों की देखभाल कर सके तथा आपको पता है कि जो अभिभावक है, संरक्षक है, समाज है, वो उनको अच्छा प्रेम दे और साथ ही साथ उनको अच्छी तरीके से मोटिवेट करे। फिर इसके बाद बताया कि जो मानसिक विकास है एवं उचित शिक्षा, जो उसको सीखने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिलती है, विद्यालय से मिलती है। तो विद्यालय के अंदर भी बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, सहनशील व्यवहार होना चाहिए, ताकि बच्चा अपनी गलतियों की सुधार करके अध्यापकों से ज्यादा ज्ञान सीख सके और समाज में अपनी योग्यता या अपनी योगदान देने के लिए पूरी तरीके से अग्रसर हो। फिर इसके बाद में आता है जो उसका शारीरिक विकास है वो होता है मनोरंजन से और खेलकूद से होता है। फिर इसके बाद में आता है संरक्षण का अधिकार। इसमें आता है जो बच्चे होते हैं जो घर तथा अन्यत्र उपेक्षा और शोषण का तथा हिंसा का शिकार हो जाते हैं, और जो विकलांग बच्चे होते हैं उन बच्चों और विशेष बच्चों का भी अधिकार होना चाहिए ताकि उनका संरक्षण सरकार और समाज कर सके। साथ ही साथ जब भी प्राकृतिक आपदा आती है या किसी भी प्रकार की ऐसी घटना होती है उस घटना में भी सबसे पहले बच्चों की ही सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए, यानी उन्हीं को संरक्षण सबसे पहले प्रदान किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद में आता है भागीदारी का अधिकार। देखिए बच्चा छोटा होता है, उसे अपने अधिकारों का पता नहीं होता है, लेकिन समाज में उसकी एक अलग ही भूमिका या उसकी एक अलग ही भागीदारी होती है। वो किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में समाज में अपनी भागीदारी या भूमिका निभाने की पूरी कोशिश करता है। तो हमें उन बच्चों को परिपक्वता के माध्यम से अधिक स्तर अलग अलग स्तर तैयार किए गए हैं, यानी कि बच्चे बचपन में किस प्रकार के अधिकारों की बारे में सोचे, वयस्क किस प्रकार के अधिकार। तो कहने का
अनेक मतलब अनेक स्तरों पर उनकी भागीदारी का भी अधिकार समाज और राष्ट्र और देश ने बांट रखा है। फिर इसके बाद में आता है कि बाल अधिकार हनन क्या है। देखिए, बाल अधिकार जो हनन है वो बालकों के अधिकारों की जो मतलब हनन यानी कि उनकी बालकों के जो अधिकार है उनकी सुरक्षा करता है, उनके अधिकारों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, अब आपको पता है कि आज जो कुरीतियां हैं इसमें क्या होती है, सामाजिक कुरीति है, प्राचीन सामाजिक कुरीति है, जिसमें क्या होता है कि जो बच्चियां होती है या बालिकाएं होती है उनको गर्भ में ही मार दिया जाता है, और गर्भ में मारने के बाद में उनके जो साथ है जो मतलब बच्चे के साथ और मतलब बालक और बालिकाओं के साथ क्या किया जाता है, मतभेद किया जाता है, मतलब बालकों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है बालिकाओं की अपेक्षा, इसलिए उन्हें भ्रूण की हत्या कर दी जाती है और गर्भ में मार दिया जाता है। इसके लिए भी एक कानून बनाया गया है, उस कानून का नाम है पीसी एंड पीएनडीटी कानून 1994, यानी कि 1994 में कानून लाया गया था, जिसमें बालक और बालिकाओं की जो बालिकाएं हैं उनकी भ्रूण हत्या करने पर पूरी तरीके से रोक लगाया जाए, और जो इसके खिलाफ अगर मान लो वो करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी सजा जरूरी है, उनको जेल भी हो सकती है, और उनको मतलब जो डॉक्टर है वो और जो उनके माता पिता है संरक्षक उन दोनों को जो जेल हो सकती है। फिर इसके बाद में आते हैं कि भारत सरकार ने इसके लिए यानी कि बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चलाया गया, जिसके माध्यम से ज्यादा बालिकाओं को उनके अधिकारों के बारे में पता चले और उनको ज्यादा से ज्यादा समाज में अपने योगदान देने के लिए प्रेरित किया जा सके। फिर आता है बाल विवाह। अब आपको पता है जो बाल विवाह है वो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। प्राचीन काल में क्या होता था, मतलब छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, उसके लिए भी एक मतलब बच्चों के वो बच्चे होते थे वो बाल विवाह करने के बाद में ना तो वो मानसिक रूप से तैयार होते और ना ही वो शारीरिक रूप से तैयार होते, आगे चल करके वो अनपढ़ रह जाते और भविष्य में आर्थिक रूप से भी वो अपने योगदान मतलब समाज में अपनी भागीदारी निभाने में बिल्कुल ही नगण्य होते, वो अपने परिवार की सही तरीके से देखभाल नहीं कर पाते और धीरे धीरे समाज में वो पिछड़ते ही चले जाते थे। तो इसके लिए भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कानून लाया गया, जिसके माध्यम से बाल विवाह पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। इसमें ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता और संभावना नहीं बनती, क्योंकि आपको पता है कि बाल विवाह हो जाएगा तो बच्चा बचपन से ही अपनी जिम्मेदारियों के प्रति समाज से बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, और जो और बच्चे हैं जो शिक्षित बच्चे हैं उनकी अपेक्षा वो बिल्कुल कमजोर साबित होगा। फिर इसके बाद में आता है बाल श्रम। देखिए, आपको पता है कि बाल श्रम क्या होता है कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको फैक्ट्रियों में, ईंटों के भट्टों पर, चाय की दुकानों पर, यानी कि अलग अलग जगह पर आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये बाल श्रम है। बाल श्रम भी एक ऐसी मतलब कुरीति है जो समाज में या हमारे राष्ट्र में आगे चल करके बहुत ज्यादा नुकसान करती है। यानी कि आज जो हमारा भविष्य है बच्चों का, वो भविष्य इन बाल श्रम के माध्यम से पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो इनको रोकने के लिए भी एक कानून बनाया गया है जिसका नाम है किशोर न्यास अधिनियम 2000 के अंतर्गत बाल श्रमिकों को रोकने के लिए सरकार ने अलग अलग तरीके से इनको रोकने का प्रयास किया है। फिर आता है बाल यौन हिंसा। अब आपको पता है जो बाल यौन हिंसा है वो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ अगर मान लो कोई भी गलत तरीके से पेश आता है या उनको गलत आदतन तरीके से उनको छूने का प्रयास करता है तो वो भी एक प्रकार से बाल यौन हिंसा में ही आती है। उसे मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर प्रताड़ना करता है। इसके लिए एक कानून बनाया गया जिसका नाम है लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिसके माध्यम से आपको पता है पोस्को एक्ट लाया गया है, जिसके माध्यम से छोटे बच्चों को किसी भी तरीके से आप यौन शोषण नहीं कर सकते उनका। फिर आता है बाल तस्करी। देखिए, बाल तस्करी क्या होती है, जो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे गांवों में या शहरों में सड़कों के माध्यम से जो बच्चे भीख मांगते हैं तो ये क्या करते हैं, कहीं से भी बच्चों को उठाते हैं और उन्हें भीख मांगने के लिए बाध्य करते हैं। जो भीख मांगने के लिए क्या होता है, इनका एक बहुत बड़ा गिरोह होता है। अगर आपको पता है कि जो गिरोह क्या करता है, इन बच्चों को भीख मंगवाता है और अपनी आजीविका चलाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि बाल तस्करों से बचाने के लिए भी उन बच्चों को शिक्षा के माध्यम से जोड़ना चाहिए। अगर बच्चे शिक्षा के माध्यम से जुड़ेंगे तो आगे चल करके समाज में और अपनी खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति भी वो कर पाएंगे। आपको कहीं भी अगर बच्चे भीख मांगते हुए दिखे तो आप उनको पैसा ना दें, उसकी जगह आप उनको खाने के लिए बिस्किट दें या कुछ भी खाद्य पदार्थ दें, ताकि जो गिरोह है जो इन बच्चों से भीख मंगाता है उन गिरोह की पूरी
मतलब चाल है वो समाप्त हो जाएगी। तो आप जब भी कहीं जाएं, मार्केट में जाएं या घूमने जाएं, अपने परिवार के साथ जाएं, तो अपने साथ 2 या 3 बिस्किट के पैकेट रखें। तब भी जब भी कोई बच्चा आपको दिखे भीख मांगता हुआ, तो आप उसको खाने की चीज दें ताकि वो अपने पेट में उस चीज को खाए। अगर आप उनको पैसे देंगे तो जो उनसे भीख मंगवाता है वो उन पैसों को रख लेगा और उनको कुछ भी नहीं देगा। तो यानी कि बाल तस्करी के माध्यम से भी आपको बच्चों को बचाना है। मतलब आपके आसपास अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो बच्चों को मिठाई या कुछ भी ऐसी चीज देकर के बहला फुसला रहा है या कहीं घुमाने के लिए ले जा रहा है, तो आप उसे बचाएं और उन बच्चों को भी इस प्रकार से समझाएं कि आपको कहीं भी ऐसी चीज दिखे तो आप उसे बचने का प्रयास करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बाल तस्करी रोकी जा सके। फिर इसके बाद में आता है कि बाल दुर्व्यवहार क्या है। देखिए, बाल जो दुर्व्यवहार है वो बच्चों के साथ किसी भी तरीके से शारीरिक हो, मानसिक हो या व्यवहार भावनात्मक व्यवहार हो, इस प्रकार में किसी भी प्रकार से हिंसा हो या अत्याचार के साथ बलपूर्वक तरीके से बच्चों को प्रताड़ित किया जाए, उसे क्या बोलेंगे? बाल दुर्व्यवहार बोलेंगे। अब बाल दुर्व्यवहार के अंदर भी क्या होता है कि जो शारीरिक दुर्व्यवहार का मतलब ऐसा होता है कि किसी भी कार्य में बच्चों को पीड़ा दे, उन्हें चोट पहुंचाए या उन्हें किसी भी तरीके से प्रताड़ित करें। बाल यौन दुर्व्यवहार आता है कि उसमें आपको पता है लैंगिक अपराधों का कानून जो पोस्को 1/2012 बनाया गया है, उसके अंतर्गत आपको कहीं भी ऐसे बच्चे दिखें जो यौन शोषण का शिकार हो रहे हैं तो उनको भी बाल दुर्व्यवहार से बचाने का प्रयास करना चाहिए। साथ में ही भावनात्मक तरीके से मानसिक पीड़ा का भी शिकार बच्चे बनते हैं तो उन्हें कभी भी ऐसी छोटी बातें नहीं बोले या किसी भी प्रकार से उन्हें टारगेट नहीं करें, यानी कि उनको तनाव से ज्यादा बचाने का कार्य करें। छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा कि वो बोल नहीं पाते हैं, आप वो झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, बच्चे क्या होते हैं बहुत ज्यादा मतलब चंचल होते हैं। आप उनको रोकने का प्रयास करते हो तो आप उनको डराते हो, धमकाते हो, तो बच्चे क्या करते हैं? दुर्व्यवहार का शिकार हो जाते हैं। तो आप कभी भी बच्चों को डराएं धमकाएं नहीं, उन्हें प्रेम से समझाएं और प्रेम से समझा करके उनको मतलब बताएं कि आपका क्या क्या अधिकार है या आप किस तरीके से अपना खुद का सुधार कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है कि जो ऐसा किसी भी पूर्वाग्रही व्यवहार जो बच्चों को जाति, लिंग या व्यवसाय, धर्म, क्षेत्र आदि के साथ में कोई जाति सूचक शब्दों से या कुछ गलत तरीके से बोले तो उसको भी आपको समझाना चाहिए कि आप इन दुर्व्यवहारों के माध्यम से बच्चों को संबोधित मत करो। आपको देखा होगा कई प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनको गाँव के अंदर या कहीं भी बच्चे अलग अलग भाषाओं के माध्यम से चिढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो बच्चा आगे चल करके आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाता है। फिर आता है कि बच्चों को सजा देना या उन्हें अनुशासित करने के लिए डराना धमकाना एक अच्छी आदत होती है। मतलब प्राचीन काल से चला आ रहा है कि बच्चों को हमेशा डरा धमका करके सुधारने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आपको पता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो किसी भी प्रकार से ऐसी भावना पैदा हो जाती है उनके अंदर कि आगे चल करके वो इंसानू प्रवृत्ति के हो जाते हैं, और जो बचपन में हम उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं या अनुशासित करने का प्रयास करते हैं तो वही बच्चे आगे चल करके बदले की भावना से उन लोगों के साथ कुछ ऐसा गलत करने का प्रयास करते हैं जो हमारे समाज में एक बहुत ही गलत कुरीति है। तो कहने का मतलब है कि उन्हें प्रेम से समझाने का प्रयास करें, उन्हें किसी भी प्रकार से डरा धमका कर दबाने का प्रयास नहीं करें। और ये बातें दीर्घ काल में यानी कि आगे चल करके इन बच्चों के साथ बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। तो हमेशा बालकों के साथ कैसा व्यवहार करें? अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करें। अब आता है बालकों के कर्तव्य। अब आपको पता है कि अभिभावकों भी कर्तव्य होते हैं और समाज का भी होता है, तो साथ ही साथ बालकों का भी क्या होना चाहिए? कर्तव्य होना चाहिए। अब बालकों के कर्तव्य में क्या होता है कि बालक हमेशा बड़ों का सम्मान करें, छोटों के साथ अच्छी तरीके से पेश आए और किसी भी प्रकार से अपने से छोटे बच्चों को किसी भी प्रकार से अपने छोटे बच्चों को डराने का, धमकाने का या उनसे झगड़ालू प्रवृत्ति नहीं करें। साथ ही अगर मान लो किसी अपने के पास कोई वस्तु है तो उसे छीनने का प्रयास नहीं करें या उसे लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं करें। तो ये भी बालकों की क्या है? ये कर्तव्य है। अब इन कर्तव्यों के माध्यम से भी आपको पता है कि किसी बालकों को चोट पहुंचाने का काम भी नहीं करना चाहिए। साथ में खेलते हैं तो साथ में प्रेम से खेलना चाहिए, ये नहीं कि 2-3 बच्चों का झुंड बना ले और किसी कमजोर का मारने या पीटने का काम करें। तो ये भी क्या है? गलत है। हमेशा बालकों को मिलजुल कर रहना चाहिए और हर तरीके से अच्छी और बुरी चीजों के बारे में उनको समझना चाहिए। फिर आता है हमारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। देखिए, आपको पता है कि जो सुरक्षा, हमारी सुरक्षा यानी कि खुद की सुरक्षा खुद की ही जिम्मेदारी होती है। तो आपको क्या करना है कि बच्चों को बचपन से ही विद्यालय हो, समाज हो, परिवार हो, घर हो
कहीं भी आप बच्चे आपको दिखे, आपके घर में परिवार में बच्चे हैं, उनको समझाने का प्रयास करें और उनको इस तरीके से समझाएं ताकि समाज की जो कुरीतियां हैं या समाज में जो असुरक्षा व्याप्त है तो वो अपनी सुरक्षा खुद करने का कार्य करें। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है। ऐसी जगह पर मत जाए जहां आपको असुरक्षा महसूस हो, यानी कि आप ऐसी कहीं भी जगह मत जाए जब आपको असुरक्षा महसूस होती हो। अगर आप वह जाते भी हैं तो अभी अपने अभिभावकों को, अपने संरक्षक को या अपने दोस्तों को बताकर ही जाएं। साथ में ही अजनबियों से बात करते समय सतर्क रहें, यानी कि कोई भी आप अनजान व्यक्ति है उससे बात करते समय आप सतर्क रहें, उससे कोई भी वस्तु नहीं लें और अगर वो कोई वस्तु देता है तो आप आसपास के लोगों को उसके बारे में बताएं ताकि आप वो बच्चा किसी भी तरीके से किसी और को भी वो प्रभावित नहीं करे। तो कहने का मतलब ये है कि अजनबियों से कुल मिला के दूर रहना ही अच्छा है। फिर आता है ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में या ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में खेलें और झुंड बनाकर खेलें, समूह में खेलें और झुंड बनाकर खेलें। अचानक से कोई भी चेतावनी मिलती है तो आप तुरंत जोर जोर से आवाज लगाएं और अपने आसपास के लोगों को वहां बुलाने का प्रयास करें। मान लो कोई व्यक्ति आता है और किसी के साथ बदतमीजी करता है या उसको मतलब उठाने का प्रयास या उनको अपहरण करने का प्रयास करता है तो आप आवाज लगा करके आसपास के लोगों को भी बुलाने का प्रयास करें। यदि आप अकेले हो और आपको परेशानी महसूस हो रही हो या आपको लग रहा हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आप तुरंत 198 पर कॉल करें या 100 नंबर पर कॉल करें ताकि आपको सही समय पर सुरक्षा प्राप्त हो सके। फिर बाद में आता है कि सूने मकानों में जाने से बचें, यानी कि सूने मकानों में या सूने शौचालयों में जाने से बचें। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान बताने से बचें, फोटो डालने से बचें, अपना नाम या एड्रेस बताने से भी बचना चाहिए। आजकल पता है सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उस पर कई प्रकार की ऐसी साइटें चलती हैं जो बच्चों की मानसिक तौर पर उनको बहला फुसलाकर अपनी ओर अग्रसर करती है। तो अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि बच्चों को इस प्रकार की चीजों से समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। फिर आता है कि जो आपके परिवार में अगर आपात स्थिति आती है तो आपको मान लो स्कूल में कोई भी व्यक्ति आकर कहता है कि आपके घर में ये चीज घटित हो गई, तो आप जब भी स्कूल छोड़ें उससे पहले अपने अभिभावकों से या अपने जानकार से उस चीज की पुष्टि जरूर करें, उसके बाद में विद्यालय छोड़ने का प्रयास करें। मान लो कोई भी आदमी आपको विद्यालय से ले जाता है और साथ में आपका अपहरण कर लेता है तो हमें हमेशा अपने अभिभावकों को या अपने जानकार को इस बात का पता चलना या इस बात का बताना जरूरी होता है। अब आता है इसके बाद में बाल संरक्षण हेतु तंत्र। अब बाल संरक्षण हेतु तंत्र कौन कौन से हैं, इसमें आपको देखा 3 प्रकार के तंत्र बनाए गए। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। देखिए क्या क्या है। पहला आता है बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसके माध्यम से बालक बालिकाओं के अधिकारों का हनन होने से बचाने के लिए एक आयोग बनाया गया है जो कि बच्चों के अधिकारों की, उनकी सुरक्षा की, इनकी सुनवाई करता है। साथ ही साथ निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए भी बच्चों को प्रोत्साहित करता है जो कि एक अधिनियम बना हुआ 2009 जो कि बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान करता है, यानी कि 0 से 14 साल तक के बच्चों को वो निःशुल्क सुविधा मतलब निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का काम करते हैं। फिर इसके बाद में एक एक्ट आया था जिसका नाम था पोस्को एक्ट जो 2012 में आया था, वो उनके यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए उनकी सुरक्षा भी इस संरक्षण आयोग को ही दी गई है जो कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अंतर्गत ही आता है। फिर आता है राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति। देखिए ये समिति भी 3 स्तर पर बनाई गई है, जिला स्तर पर, ब्लॉक या तहसील स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर। ये 3 प्रकार की इकाई बनाई गई है। इनमें क्या होता है कि जो बाल संरक्षण कार्यक्रम है, कानून है या जो नीतियां हैं इनका क्रियान्वयन किया जाता है और अलग अलग स्तर पर, राज्य स्तर पर राज्य बाल, जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है। इसमें उद्देश्य से जुड़े सामुदायिक स्तर पर क्रियान्वयन और जागरूकता फैलाई जाती है, मतलब बच्चों को जागरूक किया जाता है किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा या उससे मतलब संरक्षण से जोड़ा जा सके। फिर आता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। अब आपको पता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर में क्या होता है कि राज्य की कई कठिनाइयों में घिरे पीड़ित जो परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनको बचाने के लिए या उपेक्षित लावारिस जो बच्चे हैं उनको अच्छी तरीके से लाइन पे या शिक्षा के माध्यम से जोड़ने के लिए 20 जिलों में 24 घंटे ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। जिन 20 जिलों में है वो है
वर्तमान में ये सेवा जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, बाड़मेर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू और सीकर जिले इसमें शामिल है, जहां पर ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 निःशुल्क चालू किया गया है। अब आपको पता है कि बाल अधिकार और बाल संरक्षण के माध्यम से हमारे समाज में जितने भी कुरीतियां हैं उनको सुधार करने के लिए राज्य सरकार, राष्ट्रीय सरकार और हमारा जो समाज है उनमें कई प्रकार के सुधार किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से हमारे बच्चों की जो जीवन शैली है उसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ में अभिभावकों को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं उनको बचपन से ऐसे संस्कार दिए जाएं ताकि आपात स्थिति में वो खुद की सुरक्षा करना सीख सकें। अगर आपको ये पाठ पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।